नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी को हम यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ कवर करते हुए चलते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 269वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप उनको जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में एक और बात, जैसे हमने एग्ज़ाम से पहले दो हमारी मास्टर वीडियोस कवर किए थे टॉप 100 वाली, जिसमें हमने केवल सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस थे, जो हमारे 1700-1800 उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उसमें से हमने 200 क्वेश्चंस के अंदर उन पूरे क्वेश्चंस के जो उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, केवल उनको कवर किया, जिससे आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हुई। ऐसा ही अब हम इस सीरीज़ के साथ भी करेंगे। जो हमारी ये 269 वीडियोज़ हैं, इनमें से टॉप 100 की वीडियो हम यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें केवल ऐसे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं या अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चंस को इसमें से हटा देंगे या इजी क्वेश्चंस उनको हटा देंगे। वैसे ही इस सीरीज़ के अंदर केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं। टॉप 100 में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छटने के बाद क्वेश्चन और डीप एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसमें एक साथ 100 क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। इसके साथ साथ और हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चेंजेस करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो में आगे। अभी हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सूची को सूची 2 से आपने मिलाना है। यहाँ पर एक तरफ फसल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन फसलों के प्रकार दिए गए हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि एक नगदी फसल का उदाहरण दीजिए, और नगदी फसल के उदाहरण में जो सबसे फेमस है वो गन्ना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम के अंदर इस तरीके से मिलान करने के लिए आ गया कि सिर्फ नगदी को नहीं, आप अलग अलग प्रकार की फसलों का कैटेगराइजेशन यहाँ पर करिए। तो सबसे पहले दिया है चाय। चाय किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आती है? चाय जो है हमारी ये रोपण फसल होती है, यानी ये प्लांटेशन क्रॉप है। चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, रबर हो गई, ये नारियल जैसी फसलें होती हैं जो बागानों में उगाई जाती है। खासकर जो चाय, कॉफ़ी, रबर हो गई, बागानी फसलें इनको कहते हैं और इन्हीं को रोपण फसलें भी कहते हैं। ठीक है, व्यावसायिक उद्देश्य से इनको बागानों में उगाया जाता है। तो पहले का होगा 2। ठीक है, सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन किस प्रकार की फसल है? सोयाबीन जो है हमारी ये एक प्रकार की नगदी फसल है। पहले का 2 है, दूसरे का 3 हमारा हो जाएगा। नगदी फसल बेसिकली वो फसल होती है जिसका उगाने का उद्देश्य किसान का क्या होता है कि इसको डायरेक्ट जाकर वो बाजार में बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। वैसी फसल जिसका इस्तेमाल वो खुद के लिए करता है पहले, और अगर बच जाए फिर उसको बेचता है, उसे खाद्यान्न या खाद्य फसल कह लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सोयाबीन, सोयाबीन से आप जानते हैं ये एक प्रमुख तिलहन की फसल है और इसको सीधा जाकर के जो किसान होते हैं मार्केट में बेच लेते हैं, इसीलिए ये एक नगदी फसल है। नगदी फसल को ही व्यावसायिक फसल भी कहते हैं, जिसको उगाने का, जैसे गन्ना है, गन्ना किसान अपने लिए नहीं उगाते हैं, गन्ना बेसिकली बाजार के लिए उगाया जाता है। ठीक है, तो ये एक नगदी फसल है। दूसरे का 3। तीसरा है कपास और जूट। कपास और जूट है हमारे, ये फाइबर क्रॉप है, यानी ये रेशिया या रेशा फसल है, रेशा वाली फसल है। कपड़ा उद्योग में औद्योगिक स्तर के अंदर इनका इस्तेमाल होता है, कपड़ा, बोरी, धागा, इन सबको बनाने के लिए। तो ये प्राकृतिक फाइबर इनसे हमें प्राप्त होता है, तो ये फाइबर वाली फसल है, यानी रेशा फसल है। तीसरे का हो जाएगा 1। और अंत में दिया है मक्का। मक्का एक प्रकार का प्रमुख खाद्यान्न है, मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, मानव आहार में भी इस्तेमाल होता है, पशुओं के चारे में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए 21 वर्ग में आएगी, खाद्यान्न के अंदर आएगी। चौथे का हो जाएगा 4। तो नगदी फसल क्या होती है, खाद्यान्न क्या होती है, बागानी फसल क्या होती है, रेशा फसल कौन कौन सी हैं, अब आपका इसमें क्लियर यहाँ पे हुआ होगा। हमारा जो विकल्प यहाँ पे सही बना है वो बना है 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 कहाँ पर है हमारा, उसको हमने देखना है और उस पर टिक करना है। ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। 4 घटनाएं दी गई हैं। रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? रोलेट सत्याग्रह हमारा 1919 के दौरान हुआ था। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हुआ ये 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में होती है और चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था।
कालक्रम में लगाना है तो सबसे पहले चंपारण वाला हुआ है यानी कि 4, इसके बाद रोलेट सत्याग्रह हुआ है यानी कि 1, इसके बाद असहयोग आंदोलन यानी 2 और अंत में 3। 4 1 2 3 हमारा सही आंसर है जो कि यहाँ पर है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन की भी हमारी एक मास्टर वीडियो बनी हुई है। राष्ट्रीय आंदोलन को हमने अभी कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक कवर किया हुआ है। तो आधुनिक भारत को भी हम यहाँ पे दोबारा से शुरू करेंगे। अंग्रेज़ों के आगमन से लेकर कांग्रेस की स्थापना तक का जो पूरा हिस्सा हमारा छूटा हुआ है उसको डिटेल के अंदर कवर करेंगे। और साथ में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमने नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट पढ़ा था कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक का, उसको एमसीक्यू के रूप में भी डिटेल के अंदर प्रैक्टिस करने का भी प्रयास करेंगे। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को थ्योरी में भी कवर किया हुआ है और एमसीक्यू में भी हम लगभग कवर कर चुके हैं। केवल एक क्लास उसके अंदर आपकी बची हुई है, एक टॉपिक आपका बचा हुआ है। अगला, निम्नलिखित को कोयले में निर्यात कार्बन की बढ़ती मात्रा के अनुसार व्यवस्थित करें। एक क्वेश्चन उत्तराखंड के अंदर आया हुआ था। कोयले की 4 प्रकार आपको दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है। उसका आंसर था एंथ्रेसाइट। ठीक है, अब उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में एक एग्जाम के अंदर पूछा गया। यहाँ पर पूछा है कि कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर आपने इनको लगाना है। बेसिकली जितना ज़्यादा कार्बन होगा कोयले के अंदर वो कोयला उतनी ही अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। अगर हम आपको जैसे सवाल मिला हुआ था कि 4 दिए गए थे विकल्प और उसमें से अच्छी क्वालिटी का बताना था, तो आधार क्या होता है? आधार कार्बन की मात्रा होती है। जितना कम कार्बन होगा उतनी घटिया क्वालिटी का वो कोयला माना जाता है। अब आपने इनको क्रम लगाना है, किसमें सबसे ज़्यादा होता है कार्बन, ये तो आपको पता है एंथ्रासाइट, क्योंकि ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। तो सबसे लास्ट में तो 2 आएगा, 2 हमारा एक ही में है और सीधा आप इसका आंसर कर जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या था? फैक्ट बेस पे आपने पढ़ा है कि एंथ्रासाइट सबसे अच्छा है। अब आपको पता चला आधार क्यों वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा कोयला उत्तम क्वालिटी का होगा। लेकिन हो सकता है अगली बार विकल्प ऐसे ना दें, तो इन चारों में कोयले के जो प्रकार हैं इनमें कार्बन की जो मात्रा है उसको एक बेसिक जो फैक्ट है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, क्योंकि अगर सबसे अच्छा पूछा जा सकता है सबसे लो क्वालिटी का भी पूछ सकता है। सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला। पीट कोयला, इसके अंदर कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है और इसे सबसे निम्न कोटि का कोयला कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे, ये तो पहले नंबर पे है सबसे घटिया में, दूसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट कोयला। जो लिग्नाइट कोयला होता है इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। बोलेगा इनमें से किस कोयला को ब्राउन कोल कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं। इसके अंदर कार्बन की मात्रा 40 से लगभग 55% के करीब होती है। ठीक है, नंबर 3 पर आता है बिटुमेनी कोयला। जो बिटुमेनी कोयला होता है इसे मुलायम कोयला कहते हैं, सॉफ्ट कोयला के नाम से इसे जाना जाता है और इसके अंदर कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक होती है। और सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। इसमें 90%, कुछ जगहों पर 95% से भी ज़्यादा जो कार्बन होता है वो पाया जाता है। तो ये हमारा कोयले का पूरा वर्गीकरण है। किस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कौन सा कोयला अच्छा है? पीट कोयला सबसे खराब क्वालिटी का है, फिर लिग्नाइट है, फिर बिटुमिनी है और फिर आता है हमारा सर्वोत्तम कोयला एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कोयले की सबसे शुरुआती अवस्था कौन सी है, तो आपने पीट कोयले को करना है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है कोयला और अच्छा होता जाता है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। मुलायम कोयला किसको कहते हैं? बिटुमिनी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं, ऑप्शन बी है। भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे भारत की 4 इंपॉर्टेंट नदियाँ दी गई हैं। चलिए इनके क्रम को लगाते हैं। यमुना नदी की बात करते हैं तो 1350, 1360, 1370 किलोमीटर के करीब इसकी कुल लंबाई है, 1300 मान के चलते हैं। ताप्ती नदी की बात करते हैं, नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो उल्टी दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली यानी ज़्यादातर जो हमारी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी वो पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां ऐसी हैं जो उल्टी दिशा में जाती है, यानी वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। उन्हीं में से 2 इंपॉर्टेंट नदियों में एक आती है नर्मदा और एक आती है ताप्ती। तो ताप्ती इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ताप्ती की जो लंबाई है ये लगभग 700 किलोमीटर के करीब है।
गोदावरी की अगर हम बात करें, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर के ऊपर है। 1460-1465 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये दक्षिण भारत की लंबी नदियों में आती है, तीसरे नंबर पे इसका स्थान है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर के करीब है। तो आपने मिलान करना है इनको बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी नदी इनमें से ताप्ती है, यानी सबसे पहले 3 आएगा, इसके बाद यमुना है, उसके बाद हमारी आती है कृष्णा और फिर आती है गोदावरी, यानी कि 3। यहाँ पर आपने इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ताप्ती सबसे छोटी है, यानी सबसे पहले 2 आ जाएगा, ताप्ती के बाद यमुना आ जाएगी, फिर आ जाएगी कृष्णा और फिर आ जाएगी गोदावरी। 2 1 4 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। शंकराचार्य का निम्नलिखित में से कौन सा मठ पुरी में स्थित है? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना करी थी और साथ में 4 मठ भी उन्होंने स्थापित किए थे। ये जो 4 मठ थे 4 अलग अलग दिशाओं में स्थापित किए थे। पूछा गया है पुरी के अंदर कौन सा वाला मठ स्थित है? पुरी उड़ीसा में पड़ता है और यहाँ पर उन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना करी थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये उन्होंने भारत के पूर्वी हिस्से पर स्थापित किया। पूर्वी हिस्से पर उन्होंने गोवर्धन मठ स्थापित किया, जहां पुरी के अंदर उड़ीसा में। पश्चिमी तट पर गुजरात के अंदर द्वारिका में उन्होंने शारदा मठ, या जिसे द्वारका पीठ या द्वारका मठ के नाम से जानते हैं, वो स्थापित किया था। ये शारदा पीठ या द्वारका पीठ के नाम से जानी जाती है। ये पश्चिम में है। उत्तर में ज्योतिर्मठ को स्थापित किया था और दक्षिण में कर्नाटक के अंदर श्रृंगेरी पीठ को स्थापित उन्होंने किया था, या श्रृंगेरी मठ को। तो पूर्व में है गोवर्धन मठ, इधर है शारदा, इधर है ज्योतिर्मठ और इधर है हमारा श्रृंगेरी मठ। ये उड़ीसा के अंदर है, ये उत्तराखंड के अंदर है, ये हमारा गुजरात में है और ये हमारा कर्नाटक के अंदर है। ठीक है। निम्न में से कौन सा तट भारत का पूर्वी तट है? तो भारत का पूर्वी तट आपने बताना है। कई बार हमने भारत का जो समुद्री तट है उसको लेकर सवाल देखे हैं, बहुत बार सवाल यहाँ से आते हैं। जो इधर वाला इलाका है हमारा, इधर से आपका गुजरात हो गया, तो इधर का जो ये पूरा तट है हमारा, इसे कहते हैं पश्चिमी तट, क्योंकि हमारा सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। तो इधर हमारा कौन सा हिस्सा है? इधर हमारा पश्चिमी तट है, इधर हमारा पूर्वी तट है। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा तट है जो इधर की साइड पड़ता है। यहाँ पे सौराष्ट्र दिया है, तो सौराष्ट्र गुजरात के तट लगा हुआ है। यहाँ पर कोंकण दिया हुआ है, ये आपके गोवा महाराष्ट्र वाला तट है, तो ये भी नहीं होगा। अब कोरोमंडल और मालाबार में आपने बताना है। जो मालाबार तट है हमारा, वो केरल और कर्नाटक वाला इलाका है जो इधर पड़ता है। केरल हमारा इस तरफ है, तो मालाबार तट भी यहाँ पर है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु का तटीय इलाका है। आपने देखा भी होगा, एक सवाल बहुत बार आता है कि शीतकाल में दक्षिण भारत में जो कोरोमंडल तट है या तमिलनाडु का जो तट है वहां पर वर्षा होती है, वो किस वजह से होती है? तो वो वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के कारण, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। ठीक है। और ये होता है तमिलनाडु का तटीय इलाका जो इधर की साइड होता है। ठीक है। यानी ये कौन सा इलाका है? ये पूर्वी तट का हिस्सा है। यही आपने बताना था, यही आपका उत्तर है। ठीक है। सूची को सूची 2 से सुमेलित यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर आपको एक तरफ पारंपरिक भारतीय ऋतुएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनमें मनाए जाने वाले त्यौहार। चलिए इनको मिलाते हैं। बसंत का जो ऋतु होती है, बसंत ऋतु में कौन से त्यौहार मनाते हैं? बसंत ऋतु जो होती है ये चैत्र और वैशाख महीने के आसपास होती है, यानी जो मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है उस दौरान, जब नई फसल कटने लगती है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ठीक है। चैत्र से शुरुआत होती है। इस दौरान देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, जैसे बैसाखी हो गया, उगादी हो गया। उगादी आपका आंध्र कर्नाटका वहाँ ज़्यादा मनाते हैं। गुड़ी पड़वा हो गया महाराष्ट्र का। चैत्र नवरात्र हो गए वो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बैसाखी और उगादी। ठीक है। पहले का 3। ग्रीष्म ऋतु की बात करें, यानी जो समर हमारा होता है, यानी कि ज्येष्ठ और आषाढ़ का जो महीना होता है, मई जून का जो टाइम होता है, मई जून जुलाई का टाइम, इस दौरान मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा, यानी कि 4। पहले का 3 है, दूसरे का 4 होगा। हेमंत ऋतु की बात करें, यानी प्री विंटर, सर्दियों के पहले का जो टाइम होता है, आश्विन महीना और कार्तिक महीना जो हमारा लगता है, यानी अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है, जिस महीने में हम दीपावली मनाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं। तीसरे का हो जाएगा 1। अंत में है शिशिर ऋतु, यानी जो हमारी शीतकाल का जो टाइम होता है, जाड़े के जो महीने होते हैं, जैसे जनवरी का टाइम हो गया, फरवरी का टाइम हो गया, पौष और माघ महीने, जिसमें हम क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति मना लेते हैं, पोंगल मना लेते हैं, बिहू का त्यौहार होता है, लोहड़ी का त्यौहार होता है, वो सब इसी समय होता है शिशिर ऋतु के दौरान, यानी मकर संक्रांति और पोंगल, यानी 2। 3 4 1 2 हमारा आंसर है, जो कि यहाँ पर है। तो इसको आपने याद रखना है कि ऋतुओं के अनुसार ऐसा सवाल पेपर में बन चुका है, तो इसको भी कवर करते हुए ज़रूर चलें। अगला,
सूची को सूची 2 से यहाँ पे आपने फिर से मिलान करना है। एक तरफ मिट्टियों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उन मिट्टियों की विशेषता। सबसे पहले दी है काली मिट्टी। काली मिट्टी की विशेषता क्या होती है? काली मिट्टी की विशेषता है यहाँ पर उच्चतर मृत्तिका सामग्री के साथ लोमी मृदा ये होती है। उच्चतर मृत्तिका सामग्री यानी कि ये जो मिट्टी होती है हमारी, इसके अंदर मृत्तिका यानी क्ले जो होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये लोमी मिट्टी जैसी यानी गाद वाली जो मिट्टी होती है, चिपचिपी सी जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा बनी रहती है, जिस वजह से इसके अंदर नमी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और खेती के लिए, कृषि के लिए बहुत अच्छा इसको माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। तो इसकी विशेषता क्या है काली मिट्टी की? उच्चतर मृत्तिका सामग्री यानी क्ले इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये लोमी मृदा होती है यानी चिपचिपी मृदा होती है और काफ़ी अच्छी मानी जाती है खेती के लिए। ठीक है, तो पहले का होगा 2। लेटराइट मिट्टी की अगर हम बात करें, लेटराइट मिट्टी की विशेषता क्या है? लेटराइट मिट्टी में हमारी जो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ह्यूमस होता है, इन सब की कमी हमें देखने को मिलती है। ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। और इन सब की वजह से ये जो मिट्टी होती है हमारी, इन सब की कमी तो होती है इस मिट्टी के अंदर, लेकिन इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से इस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। इसी मिट्टी का इस्तेमाल ईंट बनाने के लिए भी होता है और जो बागवानी फसलें होती हैं, चाय कॉफ़ी, उनमें भी इसी मिट्टी का इस्तेमाल होता है, लेटराइट मिट्टी। सवाल आता है बागवानी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्वों की कमी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, इनकी कमी है, लेकिन एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ईंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो पहले का 2 है, दूसरे का 1 हो गया। तीसरी दी है मरुस्थली मिट्टी। जो मरुस्थली मिट्टी होती है किस प्रकार की होती है? ये शुष्क मिट्टी होती है यानी सूखी मिट्टी एक तरीके से। तो निम्न उर्वरता और उच्च लवणता वाली मिट्टी इसे कहते हैं। ऑप्शन तीसरे का हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, यानी इस मिट्टी में जो ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये जो मिट्टी पाई जाती है मरुस्थली मिट्टी, काफ़ी ज़्यादा शुष्क मिट्टी होती है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई मिट्टी होती है। वाष्पीकरण यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो फ्रेश पानी इनमें मौजूद होती है, नमी होती है, वो उड़ जाती है। नीचे लवणता यानी जो सॉल्ट है वो रह जाता है। ठीक है, मोटे अनाज यहाँ पे ज़्यादातर उगाए जाते हैं, जैसे बाजरा हो गया, ये सब। इसके बाद दी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? कि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, लौह सामग्री की प्रचुरता मानी जाती है, इसके अंदर होती है। तो पहले का 2 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 4 है, चौथे का 3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी भी है, इसे भी याद रखना। भारत की मिट्टियों के बारे में इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमने डिटेल में बात करी थी। बहुत जल्द जैसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू कवर किए, इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ भी एनसीईआरटी के साथ साथ उनको कवर करेंगे पूरी डिटेल के साथ, और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को भी शुरू करेंगे। सही विकल्प आपने बताना है। तो पहले का 2 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 4, चौथे का 3। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है सही सुमेलित, फिर से करना है। एक तरफ जनजातियां दी है, दूसरी तरफ वे जनजातियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं वो बताया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। एस्किमो या सेमोयेड, ये जनजाति जो है, एस्किमो जनजाति विशेषकर कहाँ पाई जाती है? तो एस्किमो जनजाति हमें ज़्यादातर जो ध्रुवीय हमारे क्षेत्र होते हैं, पोलर जो रीजन हमारे होते हैं, ठंडे इलाके, वहाँ पर होती है। ध्रुवीय और ठंडे क्षेत्रों में एस्किमो पाए जाते हैं। ठीक है, इनको इन्यूट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इन्यूट, ग्रीनलैंड वो भी एक ठंडा इलाका है, ध्रुवीय इलाका है, तो वहाँ पर भी आपको जो जनजाति देखने को मिलती है उन्हें इन्यूट कहते हैं। ठीक है, जो सेमोयेड होते हैं ज़्यादातर रशिया वाला जो इलाका है, साइबेरिया वाला जो इलाका है, वहाँ पर होते हैं। ठीक है, एक बार सवाल आता भी था एस्किमो को लेकर के कि एस्किमो के आवासों को क्या कहते हैं? तो इनके आवासों को इग्लू कहा जाता है, और इनकी जो विशेष नाव होती हैं उनको कयाक कहते हैं। ठीक है, दूसरी दी है पिग्मी, सीमांग और साकाई। पिग्मी जनजाति के बारे में आपने पढ़ा है। पिग्मी जनजाति ज़्यादातर कहाँ हमें देखने को मिलती है? तो कॉन्गो बेसिन जो होता है अफ्रीका का, वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये वाली जो जनजातियाँ हैं, पिग्मी, सीमांग, साकाई, ये हमें अफ्रीका महाद्वीप में यानी जो भूमध्य रेखा वाला जो इलाका है, भूमध्य रेखा से सटा हुआ जो इलाका है, ज़्यादातर जहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं, वहाँ पर ये जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके, क्योंकि जो पिग्मी है ये कांगो की हो गई, जैसे सीमांग हो गई, ये मलेशिया की प्रमुख जनजाति मानी जाती है। ठीक है,
तीसरी है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति जो है ये रेगिस्तानों में पाई जाती है, आपने पढ़ा है कालाहारी मरुस्थल में ये पाए जाते हैं ज़्यादातर बुशमैन, और यहाँ पर विकल्पों के आधार पर क्या होगा, शुष्क और गर्म मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन। तीसरे का 4, भील, गोंड, मीणा, नागा, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर जो हमारे दुर्गम पहाड़ी वाले इलाके हो गए या पठारी क्षेत्र हो गए, यहाँ पर ज़्यादा ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा 2, दूसरे का 1 है, तीसरे का हो जाएगा 4, चौथे का 3 है। 2 1 4 3 हमारा आंसर है, 2 1 4 3 हमारा यहां पर है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को अब कालक्रम के अनुसार फिर से लगाना है। यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं। देखिए 3 घटनाएं तो आसान है, आप आसानी से बता देंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 के अंदर। रूसी क्रांति कब होती है, 1917 के अंदर। द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अरब स्प्रिंग को लेकर के सवाल है बेसिकली, इसमें आपने बताना है ये कब हुआ था। 4 इंपॉर्टेंट ये घटनाएं हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में डिटेल से हम जान चुके हैं। 14 जुलाई 1790 में बास्तिल जो जेल थी, वहां पे बास्तिल का जो किला था उसको विद्रोहियों के द्वारा तोड़ दिया जाता है और वहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। लुई 16वां उस समय वहां का राजा था और उसको हटा दिया जाता है गद्दी से। फ्रांस की क्रांति का नारा पूछा जाता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। रशियन रेवोल्यूशन की बात करें, रूसी क्रांति की बात करें तो ये पहले विश्व युद्ध के दौरान होती है। 2 क्रांतियां उस समय मुख्य रूप से होती हैं, एक को कहा जाता है फरवरी रेवोल्यूशन और एक को कहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। जो फरवरी वाली क्रांति हुई थी उसमें राजा के शासन को खत्म किया गया और लेनिन के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट सरकार रशिया के अंदर बनी थी, लेनिन के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी ओरिजिनल, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, वो अक्टूबर 1917 में हुई थी, फरवरी वाली नहीं थी। ठीक है, तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बारे में आप जानते हैं 1939 से लेकर 1945 तक चला। अरब स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं, अरब स्प्रिंग की जो घटना थी ये 2010 में हुई थी। बेसिकली इसकी जो शुरुआत होती है वो 2010 में हुई थी। मध्य एशिया के अंदर तानाशाही, भ्रष्टाचार को लेकर, मानव अधिकारों को लेकर के अरब देशों में जनता ने एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन वहां पे किया था, जिसको अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। उस समय कई देशों में कई दशकों से चली जो तानाशाही आ रही थी, जैसे लीबिया के अंदर, मिस्र के अंदर, उनको खत्म किया गया था। तो काफी ये इंपॉर्टेंट उस समय की घटना है, अरब स्प्रिंग के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहली घटना कौन सी घटी है, सबसे पहली घटी फ्रांस की क्रांति, उसके बाद घटी रूसी क्रांति, फिर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फिर हुआ अरब स्प्रिंग। BCDA हमारा आंसर है, BCDA यहां पर है। ठीक है, सुमात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुमात्रा को लेकर के इंडोनेशिया का एक ये द्वीप है, इसको लेकर के कथन है, चलिए यहां पे देखते हैं। पहला, इसका वर्तमान नाम इंडोनेशिया है, क्या ये सही है? पहला कथन आपका यहां पे गलत है। जो सुमात्रा है दुनिया के बड़े द्वीपों में इसका नाम आता है। इंडोनेशिया देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन इसका खुद का नाम वर्तमान में इंडोनेशिया नहीं है, इंडोनेशिया का ये हिस्सा है। ठीक है, तो ये गलत है आपका। पुराने समय में इस द्वीप को स्वर्णिम द्वीप के नाम से जाना जाता था, क्या ये सही है? ये वाला आपका सही है। भारतीय ग्रंथों में, पुराणों में, संस्कृत साहित्यों में सुमात्रा द्वीप को स्वर्ण द्वीप या स्वर्णिम द्वीप के नाम से जाना गया है, जिसके पीछे का मेन कारण यह था कि यहाँ पे सोने के जो भंडार थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी ज़्यादा व्यापार सोने का यहाँ से होता था। तीसरा, दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल प्रथम ने भी यहाँ प्रभुत्व अपना कायम किया था, क्या ये सही है? राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा थे। 1025 ईस्वी में सुमात्रा में जो वंश चल रहा था, श्री विजय वंश उसको कहते हैं, विजय वंश का शासन यहाँ पे चल रहा था, उनको हरा देते हैं और अपना कब्जा इस द्वीप पर कर लेते हैं। कई सारे बंदरगाहों को इसके उन्होंने जीत लिया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन आता है किस चोल राजा ने जीता था सुमात्रा को? राजेंद्र प्रथम ने। हराया किसको था? विजय वंश का वहां पे शासन चल रहा था। यहाँ विजय राजवंश का शासन 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच कायम रहा था। अगर आपको राजेंद्र चोल वाला फैक्ट पता है कि उन्होंने 1025 ईस्वी में यानी 11वीं सदी के अंदर सुमात्रा को जीता था विजय वंश से, यानी 11वीं सदी में भी विजय वंश था, तो 7वीं सदी में वो खत्म तो होगा नहीं, तो ये वाला कथन गलत है। बेसिकली जो ये श्री विजय वंश था इसका उदय 4वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, 7वीं शताब्दी के अंत में यानी 650 ईस्वी के बाद इसका उदय वहां पे शुरू हुआ और 1025 तक वो लगभग यहां पर रहे। ठीक है,
हालांकि बाद में भी रहे लेकिन बहुत कमजोर उस समय हो गए थे। तो 4वीं से 7वीं नहीं, लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का काल उनका इस द्वीप पर माना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सुमात्रा को लेकर मिले। यहां पर पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा हमारे बिल्कुल सही होंगे। ठीक है। विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार किसने इस बारे में साक्ष्य प्रदान किया था कि ब्रह्मांड विस्तारशील है? तो ब्रह्मांड हमारा जो है, हमारा जो यूनिवर्स है, ये लगातार फैल रहा है। जो हमारी विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं कि एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था, उसके बाद से लगातार हमारा जो यूनिवर्स है उसका साइज बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के साक्ष्य किसने प्रदान किया था कि हाँ, हमारा जो ब्रह्मांड है वो विस्तारशील है, यानी लगातार एक्सपेंड कर रहा है? ये साक्ष्य दिया था एडविन हबल ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अमेरिका का एक प्रमुख खगोल शास्त्री था, 1920 के आसपास इसने ये साक्ष्य दिए कि जो हमारा ब्रह्मांड है लगातार और बड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। आकाश गंगाएं जो हैं वो एक दूसरे से लगातार और दूर होती जा रही हैं। ये कहा था किसने? ये कहा था एडविन हबल ने। ठीक है। अगला, दक्कन पठार की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। दक्कन पठार को लेकर के यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, लाखों वर्ष पूर्व यह टेथिस सागर के दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। जो हमारा दक्कन का पठार है, लाखों वर्ष पहले टेथिस सागर के दक्षिण में स्थित ये था और गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। ठीक है। भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आप जानते हैं बहुत समय पहले पृथ्वी में केवल एक ही बड़ा महाद्वीप था जिसे हम पेंजिया कहते थे। बाद में वो पेंजिया जो महाद्वीप था, विशाल महाद्वीप था, 2 भागों में टूटा। एक को कहा गया अंगारा लैंड, एक को कहा गया गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड था एशिया उसी का पार्ट था। इन्हीं दोनों के बीच में जो सागर था उसे टेथिस सागर कहा गया। बाद में अंगारा लैंड से अलग होता है भारतीय उपमहाद्वीप, यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे अलग होते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स इनकी जाकर टकराती है अंगारा लैंड से, और टेथिस सागर की जो जगह थी जहाँ पे टेथिस सागर था वो ऊपर उठ जाती है, हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हो जाता है और भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा होकर एशिया से आकर जुड़ जाता है। ठीक है। भूवैज्ञानिक इतिहास के कालक्रम में गोंडवाना लैंड का विखंडन और विभाजन हुआ, ये आपका बिल्कुल सही है। तभी तो हम अफ्रीका के नज़दीक थे, वहाँ से हम अलग होकर कहाँ आए? एशिया में आए। प्रायद्वीपीय भारत विखंडित गोंडवाना से उत्तर पूर्व दिशा में विस्थापित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आया था। ये भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में भी हमने डिटेल से बात करी है हमारी ज्योग्राफी की सीरीज के अंदर भी और एमसीक्यूज के अंदर भी, जो हमने घटना चक्र को लेकर के चलाई थी। ठीक है। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा जो शहर था वो खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता इसे बाद में कहा गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी नदी जो उसकी सहायक नदियां हैं सिंधु नदियां की, उन्हीं के आसपास हमें इसके इलाके ज़्यादा मिले, इस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। शब्द हड़प्पा की उत्पत्ति उस स्थान से हुई जहां सभ्यता को पहचाना गया था। क्या ये सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली उस समय ऐसा था कि जिस भी जगह की खोज सबसे पहले होती थी उसे उसी जगह के नाम पर कहा जाता था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अवशेष खोजे गए थे इस सभ्यता के, वो पंजाब का जो माउंट गोमरी जिला है, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा नाम का एक जगह था, वहां पर खोजे गए, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है। सभ्यता का कुल काल विस्तार 6000 BCE से लेकर 1300 BCE तक था। क्या ये सही है हमारा? इसका विस्तार इतना ही माना जाता है। ठीक है। पहले माना जाता था कि 2400-2500 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत होती है, 1700-1750 तक ये चलता है। मेहरगढ़ के भी साक्ष्य बाद में मिले, जहां से सबसे पुराने अनाज के हमें दाने मिले हैं, वहां के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ को भी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जोड़ा जाता है, उसे प्री सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहते हैं। तो ये जो पूरा कालखंड था सभ्यता का वो 6000 ईसा पूर्व से शुरू माना जाता है और लगभग 1300 ईसा पूर्व तक इसे लेते हैं। ठीक है। सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास होना शुरू हुआ, 1900 के आसपास शुरू होना शुरू हुआ था, 1750 तक लगभग खत्म हो गई थी और 1300 तक पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। चारों के चारों आपके सही यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मौर्यों का उल्लेख उत्तर बौद्ध जैन पुराण साहित्यों में किया गया है। क्या ये सही है? पहला हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे होगा।
जो मौर्य काल है इसकी जानकारी का, इसके इतिहास के जो प्रमुख सोर्स हैं उसमें हमारे जो प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे महावंश हो गए, दीपवंश हो गए, इनमें मौर्य शासकों का हमें उल्लेख मिलता है। ऐसे ही जो जैन ग्रंथ हैं, जैन साहित्य हैं, जैसे हेमचंद्र का एक प्रसिद्ध रचना है जैसे कहते हैं परिशिष्ट पर्वन, उसमें जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। पुराणों से, खासकर विष्णु पुराण से हमें इस वंश की जानकारी मिलती है कि नंद वंश को कैसे इन्होंने हराया और मौर्य वंश कैसे शासन में आया। तो ये हमें जानकारियां इन सब से मिलती हैं, बिल्कुल सही है। अशोक पहला राजा था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए प्रस्तर सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण करवाए, यानी पत्थर की सतहों पर लिखवाए, ये भी आपका सही है। ऐसा करने वाला अशोक भारत का पहला राजा था। अशोक ने अभिलेखों का उपयोग धम्म की अपनी अवधारणा की उद्घोषणा करने में किया था, यह भी आपका सही है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व के अंदर, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म कहा जाता है स्वीकार कर लिया था, हिंसा को उसने त्याग दिया था। उसके बाद धम्म के रास्ते पर वो चल चुका था और अपने ही धम्म की प्रचार प्रसार के लिए उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति करी और अपनी इस अवधारणा को अपने अभिलेखों के माध्यम से भी उसने अपने लोगों तक पहुंचाया, तो ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना करी थी, मौर्य साम्राज्य इसी ने स्थापित किया था, ये भी आपका सही है। आपको पूछा है इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, यहाँ पर चारों आपके सही हो जाएंगे। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय जो इलाका होता है उसकी विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय इलाका यानी कि उस इलाके में जो सबसे ठंडे महीने का औसत टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री या उससे अधिक होता है। तो उष्णकटिबंधीय इलाका जहां पर मौसम, जब सबसे ठंडा मौसम भी आता है तो गर्मी लगभग बनी रहती है, 18 या 18 से ऊपर का टेम्परेचर होता है, उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय वाली जलवायु। शुष्क जलवायु क्या होती है? कोपेन के अनुसार शुष्क जलवायु वो होती है जहां पे वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है, जो इवेपोरेशन होता है यानी पानी नीचे से ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा है लेकिन वर्षा नाम मात्र की होती है, ठीक है, उसे कहते हैं शुष्क जलवायु। गर्म जलवायु किसे कहते हैं? गर्म जलवायु हम उसको कहते हैं जहां पर सबसे ठंडे महीने का जो टेम्परेचर होता है वो -3 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है लेकिन 18 डिग्री से कम होता है, यानी गर्म जलवायु उनको कहते हैं जहां पे टेम्परेचर -3 से लेकर +18 के इनके बीच का टेम्परेचर अगर है तो उनको कहा जाता है गर्म जलवायु। और ठंडी जलवायु की बात करें जहां पे सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री से भी कम होता है, उन्हीं को हम कहते हैं ठंडी या ध्रुवीय जलवायु। तो ऑप्शन चौथे वाले का हो जाएगा 3। सही विकल्प आपका क्या बना? सही विकल्प आपका बना है यहाँ पे 4 1 2 3। 4 1 2 3 हमारा कहां पर है? 4 1 2 3 हमारा ये रहा, ऑप्शन ए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को लेकर के भी आपसे कई बार सवाल बनते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा था जब भारत की जलवायु को देखा था। बहुत जल्द कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज यहाँ पे शुरू करें उत्तराखंड और जीएस को लेकर के, जिसमें हम ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो कोपेन वाला हो जाए या दूसरे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो प्रशासनों को लेकर के हो, राजवंशों की, या प्रमुख युद्धों को लेकर के हो, या इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को लेकर के हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को कवर करेंगे जिससे आपका वो टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला सूची को सूची 2 से सुमेलित यहाँ पे फिर से करना है। एक तरफ भारत के प्रमुख द्वीपों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ वे द्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं आपने बताना है। सबसे पहले दिया है व्हीलर द्वीप। जो व्हीलर द्वीप है हमारा उड़ीसा के तट पर स्थित है, उड़ीसा के तट से लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये जो द्वीप है हमारा, ये एक प्रकार का जलोढ़ द्वीप इसे कहते हैं। ये पहले का हो जाएगा 4। बेसिकली जो उस समय वहां की जो नदियां हैं वो यहां पर आकर गिरती हैं और अपने साथ जो मिट्टी वगैरह वो लेकर आती हैं, उसके जमाव के कारण ये द्वीप बना है, ठीक है। 2015 में इसका नाम बदलकर कलाम द्वीप कर दिया गया था, ठीक है। दूसरा है वुचर द्वीप। जो वुचर द्वीप है हमारा, ये महाराष्ट्र में मुंबई के तट पर स्थित है, अरब सागर में ये पड़ता है। और ये जो द्वीप है अपनी पथरीली और चट्टानी जो जमीन है यहाँ की, अपनी संरचना जो उसकी चट्टानी है उसके लिए जाना जाता है। ये एक प्रकार का चट्टानी द्वीप है। दूसरे का हो जाएगा 3, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप की अगर हम बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट
द्वीपों में आते हैं, समुद्र में डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के उभरते हुए शिखर हैं। ये बेसिकली अंडमान निकोबार जो द्वीप है हमारे, इनके बारे में माना जाता है कि ये एक बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं जो समुद्र में डूबे हुए हैं। जो हमें ऊपर जमीन दिखाई देती है वो इनके शिखर हैं। ठीक है, तो इनको पर्वतीय द्वीप माना जाता है। तीसरे का हो जाएगा 2। और लक्षद्वीप की बात करें, इसे प्रवाल द्वीप माना जाता है, यानी कोरल आइलैंड इसको माना जाता है। ठीक है, जो प्रवाल भित्तियों के माध्यम से जो कोरल रीफ्स होती हैं उनके माध्यम से, एटॉल के माध्यम से बनती हैं। चौथे का होगा 1। 4 3 2 1 हमारा आंसर है। 4 3 2 1 यहाँ पर है। तो इस प्रकार भी बनता है। पहले तो पूछता है ये सारे द्वीप कहाँ हैं, अब इनकी प्रकृति भी पूछता है कौन कैसा है, तो इसको भी आपने क्लियर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी हवा दक्षिण भारत में आम्र बौछार के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण भारत में आम्र बौछार के नाम से इनमें से कौन सी हवा को जाना जाता है? तटवर्ती क्षेत्रों में सागर से भूमि की ओर प्रवाहित होने वाली हवाएं, इनको कहा जाता है आम्र बौछार या मैंगो शावर्स हम जिसको कहते हैं। बेसिकली दक्षिण भारत में तटीय इलाकों में जो हवा चलती है हमारी, स्थानीय पवन जो होती हैं, जिनको अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, इन्हीं को कहते हैं आम्र वर्षा। जो नाम मुख्य रूप से केरल कर्नाटका का जो इलाका है वहां पर आमों के लिए काफी अच्छा इसको मानते हैं, तो आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको ये जो वर्षा होती है बेसिकली प्री मानसून वर्षा होती है। मानसून आने के पहले जो वर्षा होती है वो ये होती है। ठीक है, इसलिए इसे मानसून पूर्व की वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही काल क्रम में यहाँ पे लगाना है। चटगांव आर्मी रेड ये कब हुई थी? चटगांव शस्त्रागार रेड ये हुआ था फरवरी 1930 के अंदर। ठीक है, नौजवान सभा इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। सैंडर्स की हत्या, जो पुलिस वाला था सैंडर्स, इसकी हत्या होती है दिसंबर 1928 के अंदर। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA ये कब बना था? HSRA बनता है सितंबर 1928 के अंदर। काल क्रम में लगाना है तो सबसे पहले नौजवान सभा बनी यानी कि 2, फिर होता है HSRA का गठन यानी कि हमारा हो जाएगा 4, फिर होता है सैंडर्स की हत्या यानी 3, और अंत में चटगांव आर्मी रेड यानी 1। 2 4 3 1 हमारा आंसर है, जो कि यहाँ पर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित राष्ट्रों में से किस में मानक समय रेखाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? यानी जो हमारे टाइम जोन होते हैं, मानक समय रेखा हम जिसको कहते हैं, भारत में तो एक ही जाती है 82.5 डिग्री जो जाती है हमारी पूर्वी देशांतर। दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पर है ये पूछा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया, इसके अंदर आते हैं लगभग 11 टाइम जोन। ठीक है, अमेरिका जो है ये भी काफ़ी बड़ा देश है, अमेरिका के अंदर फिर भी 6 ही टाइम जोन आते हैं। ठीक है, अगर हम उसके मुख्य भूमि की बात करें, अगर उसके जो आइलैंड है, अमेरिका के पूरी दुनिया में इधर उधर आइलैंड बिखरे हुए हैं, तो उनको मिलाकर के 5 और हैं, तो अमेरिका के भी टोटल 11 टाइम जोन आते हैं। फ्रांस की बात करें जो इन देशों की तुलना में काफ़ी छोटा देश है, लेकिन फ्रांस के पास कई सारे ऐसे द्वीप हैं जो उससे काफ़ी दूर हैं लेकिन फ्रांस के अधिकार में आते हैं, तो उन सबको फ्रांस की टेरिटरी ही माना जाता है। उन सबको मिला के फ्रांस के पास 13 टाइम जोन है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। छोटा भले ही बहुत ज़्यादा देश है फ्रांस, लेकिन टाइम जोन इसके पास 13 है, 12 है, इसको 12 करना, 12 टाइम जोन फ्रांस के पास हैं जो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, रशिया से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी मुख्य रूप से 3 टाइम जोन है, जबकि ये भारत से भी बड़ा देश है, लेकिन फ्रांस के पास कितने हैं? 12 हैं, अमेरिका और रशिया के पास 11 हैं। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर हो गया क्योंकि हमने कोशिश करी एक तो नए पैटर्न के अनुसार जो हमारे सवाल है उनको देखें। सभी आपके प्रीवियस ईयर के सवाल थे, पूरी डिटेल के साथ हमने इनको कवर किया। पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आ सकते थे बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, जिससे आपके ये जो 20 क्वेश्चन है यहीं पर आप उनको अच्छे से तैयार कर सकें। इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया कि हम कौन कौन सी नई सीरीज़ यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। टॉप जीके वाली जो हमारी ये सीरीज़ है इसको हम टॉप 100 में कवर करेंगे। हमारी जो उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट बुक वाइज सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने बलोदी जी के और अजय सिंह रावत जी की पुस्तक कवर कर ली है, धामी जी और कफटिया जी की पुस्तक चल रही है, वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन उनमें भी कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते टॉप 100 का एक वीडियो उसमें कवर कर जाएँ, जिसमें हम केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ताकि आपकी छटनी वहाँ से सवालों की और अच्छे से हो जाए और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर वहाँ से होते रहें। दूसरी चीज़ जीएस को लेकर के, जीएस में हमारी जो कुछ सीरीज़ रुकी हुई हैं, इकोनॉमिक्स की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, उनको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई सीरीज़ और जीएस के प्रैक्टिस सेट की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड
और जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सीरीज शुरू करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा था। जैसे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में, जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया, या हमारे पवार काल के जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हुई हैं, कई बार आपने देखा है सुदर्शन शाह की रचनाएं पूछ लेता है, उसके काल की रचनाएं, फतेहपति शाह की पूछ लेता है कि कौन सी किसकी हैं। तो एक एक वीडियो करके हम टॉपिक वाइज की इस वीडियो में केवल इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। कोशिश करेंगे उत्तराखंड की टॉपिक वाइज सीरीज हम यहीं पे कवर करेंगे, और जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज जो हमारा सेकंड चैनल है ट्रेंडिंग जीके, वहां पे कंटिन्यू करेंगे, और बाकी जीएस की क्लासेस हमारी यहीं पर चलती रहेंगी। आपको भी जो जो सुझाव हैं आप कमेंट में दे सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आप पहले कवर करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, किसी भी हिस्से का हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जीएस का होगा तो उसको आप ट्रेंडिंग जीके में, आपको वहाँ पर वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उत्तराखंड को हम यहीं पर आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।